अपनी बात रखें और आज के का की मैसेज और की स्पीच से शुरुआत करें आज के इस वेबिनार की। डॉक्टर फर्रुख खान साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे सारे सीनियर हजरात और मेरे साथ के लोग या मुझसे जो छोटे हैं, सबका मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। ख़ास तौर से एमयू ओल्ड बॉयज़ जुबैल चैप्टर का, जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके साथ रूबरू हूँ और आपके साथ कुछ बातें की जा सकें। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, मैं चूँकि वकील हूँ तो पॉइंटेड बात करने की आदत पड़ गई है, इधर-उधर न घूमने की, तो मैं बिल्कुल टॉपिक से ही शुरू करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सही जा रही होगी, और जो लोग आईटी सपोर्ट देख रहे होंगे, अगर कोई भी इश्यू होगा तो मुझे प्लीज़ पॉइंट आउट कर दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक बात हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ की है, तो इसमें कोई थ्योरेटिकल डेफिनिशन की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं, आप सब लोग दानिश्वर हैं माशाअल्लाह, और आप सब बेहतर जानते हैं कि हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ क्या है। और जैसा आपने कहा बड़े भाई ने कि वबा, तो बिल्कुल ये भी एक पैंडेमिक है, बल्कि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है। अभी जो हम पैंडेमिक देख रहे हैं, शायद उससे भी बड़ा पैंडेमिक है, और ये एक परपीचुअल पैंडेमिक है, जो कि हर साल, हर मुल्क में बहुत लोगों को, या उनको उनकी जान जाती है, या उनका बाइकॉट होता है, या उनको तरह-तरह की तंगियाँ झेलनी पड़ती हैं। ये चीज़ सामने आती है और हम लोग देखते रहते हैं। फेक न्यूज़ और हेट न्यूज़ के बारे में हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, और मैं खास तौर से अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। जो उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कैसे इसको डील करना है, और कैसे हमें इसको कंटेन करना है, और एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हमारे क्या हुकूक हैं, हमारे क्या अख्तियार हैं, और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चूंकि पेशे से वकील हूं, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन दे के बात करना चाहूंगा, ताकि अब मैं आपको अपनी बातें अच्छे से और समझा सकूं। देखिए, हेट न्यूज़ का एक अपना इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम में चीज़ें शुरू की जाती हैं, ये कोई रैंडम चीज़ें नहीं होती। हमने जो ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में इस पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी मुकदमे किए, काफ़ी एक्टिविज़्म की, तो हमने ये समझ में आया कि ये कोई चीज़ें एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कहीं से क्रिएट नहीं की जाती होती हैं, बल्कि ये एक पूरे तरीके से सोच समझ के एक इकोसिस्टम के दायरे में एक खाका बना के पेश किया जाता है। और फिर उसके जो उसके कारिंदे हैं, जो उसके एक्टिविस्ट हैं, जिनको आगे ले जाना है, वो पूरी उसकी लेयर है अंजाम तक पहुंचाने वाली। यानी कंसीव जहां से हुआ, वहां से लेके उसके अंजाम तक पहुंचाने। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, यूएस और इलेक्शन के दौरान जब प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला चल रहा था, रूस से लेके रशिया से, तो रैंड कॉरपोरेशन ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, शाया की थी, और उसमें हेट न्यूज और फेक न्यूज के कैरेक्टराइजेशन किया था। बहुत हद तक वो हमसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिपोर्ट की एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने लायक है। बहुत सारी चीजें आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी इंडिया में, बहुत हद तक सिमिलैरिटीज मिलेंगी। मैं कुछ बातों पे आऊंगा उस पर भी। अब इशू यह है कि हेट न्यूज को हमें डील कैसे करना है। हेट न्यूज क्या है, फेक न्यूज क्या है, ये हम सब जानते हैं। अगर मैं उस बातों पे ज्यादा जाऊंगा तो वो मुझे लगेगा कि मैं रिपीटेटिव हो रहा हूं और आपका वक्त जाया कर रहा हूं। डील कैसे करना है, उसको कंटेन कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इसको दो तीन पहलुओं पे आऊंगा। एक प्री लिटिगेशन यानी प्री लीगल। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि हर आदमी जो है वो लीगल एक्टिविस्ट हो जाएगा। मैं तो वकील हूं, चूंकि मेरा पेशा है, तो मैं ये काम कर सकता हूं। और कुछ लोग एक्टिविस्ट भी होते हैं जो ये काम करते हैं, पर हर आदमी से ये उम्मीद करना कि वो भी एक्टिविस्ट बन जाए, ये मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। तो एक प्री लिटिगेशन यानी आउट लीगल सेक्टर में कैसे कंटेन करना है, और फिर लिटिगेशन में कौन सी चीजें लानी है, उस पर चंद बातें कहना चाहूंगा। देखिए, रवांडा जेनोसाइड और बाल्कन वॉर से ये बात साबित हो जाती है। दो हिस्ट्री में, बल्कि मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, जर्मनी में नहीं जाऊंगा, हिटलर पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल पे आऊंगा।
कि बाल्किन से और रवांडा से एक बात साबित होती है कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर वो नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, अगर वो किसी को टारगेट करने पे आ जाए, तो वो उसके नुकसानात का मैग्नीट्यूड ये कहना, अगर मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये कहूं कि इससे फर्क क्या पड़ता, तो शायद मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं, बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये दो तजुर्बे हैं, खास तौर से रवांडा जेनोसाइड। रवांडा रेडियो का आजकल बहुत जिक्र चलता है इंडियन मीडिया के लिए भी, तो अगर आप लोग उसका देखेंगे, खैर उसमें सजा हुई, बहुत सारी चीजें हुई। उम्मीद हम ये करते हैं हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते कि कभी ना कभी इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि जो रवांडा रेडियो के लोगों को सजा मिली, वो कभी ना कभी शायद इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में तो हमने रवांडा रेडियो की से बहुत ज्यादा ऊपर जाके और वैरायटी डेवलप कर ली है। कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। अब एक न्यूज आती है, मैं एग्जांपल देके बात करूंगा, जो आप लोग दो चार होते होंगे इस चीज से रोज। आपके एक व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लैश हुआ जिसपे कि आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी दोस्त ने एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और उसपे अल्लाह माफ करे मुझे कहते हुए कि हमारे मजहब के लिए बड़ी डिमीनिंग बातें लिखी गई, बहुत डिमीनिंग बातें लिखी गई, ब्लास्फेमियस नहीं बल्कि कहूंगा लिखी गई। वो जो मैसेज ओरिजिनेट जहां से हुआ, हमें उसकी नहीं पता आइडेंटिटी क्या है। जिस आदमी की वो फेसबुक प्रोफाइल है या वो ट्विटर का हैंडल है, हमें नहीं पता कि वो वेरीफाइड है या नहीं, और अमूमन ऐसे मसलों में अनवेरीफाइड होगा। तो अगर ट्विटर हैंडल से आता है, एक ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा, मैंने इतना ट्विटर सर्फ किया और मैंने देखा कि एक साहब ने मेरे लिए, मतलब मेरे मेरे मजहब के बारे में, मेरे दीन के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बातें लिखी, मेरे कौम के बारे में। मैंने क्या किया, उसकी स्क्रीनशॉट ली, आजकल बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और स्क्रीनशॉट लेके मेरे फोन में 400 लोग हैं, मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। अब वो चेन बनती चली गई। मैंने उसके नीचे ये भी लिख दिया कि साहब इन पे एक्शन भी होना चाहिए, और वी मस्ट डिमांड एक्शन। नो, वेयर इज द प्रॉब्लम? वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द जेनेसिस। द प्रॉब्लम इज that the person who has published this blasphemous post demeaning your religion has no identity. He is not known. उसे कोई नहीं जानता। वो एक अनजान आदमी है, उसे कोई पता नहीं। उसकी अपनी शायद फॉलोइंग, ज्यादातर बॉट अकाउंट होते हैं, आप देखोगे 2 4 10 20 लोगों की फॉलोइंग होगी। उसको हमने एम्पलीफाई कर दिया, हमने, जो वो खुद काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? अगर वो आदमी गलत आपके बारे में लिख रहा है तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? उसके अपने लोग हैं? बिल्कुल नहीं, कतई। उसकी टारगेटेड ऑडियंस आप हैं, हम हैं, ताकि हम देखें, हम उस पर रिएक्ट करें। बहुत लोग हद से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वो एक इशू बन जाए। फिर रवांडा रेडियो बैठी हुई है उसको इशू बनाने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात रखूं, ताकि मैं कुछ आप लोगों से अपना जाती तजुर्बा डील कर सकूं, इनसे डील करने का। अगर आपके पास कोई भी ट्वीट आता है, कोई भी फेसबुक का पोस्ट आता है, यूट्यूब के आते हैं, प्लीज उसको वेरीफाई कीजिए कि सोर्स क्या है, जिस आदमी का वो ओरिजिनल है, क्या वो डिजर्व करता है कि उसको हम एम्पलीफाई करें। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अभी इंडिया में, नौकरियां नहीं है, काम नहीं है। हर पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने कुछ गुर्गे पाले हुए हैं, कोट अनकोट, और उनका काम ये है कि उनको पैसे मिलता है और उनको उन्माद, उनको कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए यही सारी चीजें करने, क्योंकि द मूवमेंट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन ऑन द इश्यूज व्हिच अफेक्ट्स कॉमन मैन, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द लाइन के लिए दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी सबके लिए, irrespective of any politics, ideology or whatever. So they want the general public to be diverted. ठीक है, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, खुश रहो, ये हो गया, वो हो गया, उससे बचना है आपको। अब क्या है कि वो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एम्पलीफाई किया, हमने उसको लिया, पकड़ा और हमने उसको एम्पलीफाई कर दिया। नहीं करना है, जब तक नहीं करना है, जब तक कि हम ये असरटेन न कर ले कि ये वो आदमी है हम जिसको कानून में कुछ सबक सिखा सकते हैं। वो हम किसको करेंगे? जो कुछ वेरीफाइड हैंडल है, जिसका जानते हैं भाई उसकी एक आइडेंटिटी है, शिनाख्त है। क्योंकि अमूमन लोग क्या करते हैं, अमूमन आजकल क्या है कि इस पार्टी में
अभी जो मौजूदा हमारी हुकूमत की पार्टी है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए, कोई भी पार्टी जब बहुत जमाने तक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रहती है और वो इख्तिदार में है, तो लाइन लगती है टिकट्स के एस्पिरेंट्स, बड़ी लंबी क्यों है। तो वहां होड़ है कि सबसे ज्यादा जहर कौन बोले ताकि ऊपर वाले की अटेंशन में आ जाए, हमारी उन पर निगाह पड़ जाए। एग्जाम्पल कपिल मिश्रा है आपके दिल्ली के, आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली असेंबली के रिकॉर्ड पे ऐसे स्लैंडरस लिबेलियस बातें कही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिससे मैं भी एग्री नहीं करता जब तक वो साबित नहीं होती। He went on to record of the assembly, forget media or forget press releases, and you can file। इस आईटी के जमाने में बड़ी अच्छी बात यह है कि आजकल लोग बच के भाग नहीं सकते। आप सिर्फ एक गूगल करें और पुराना वीडियो देख लें, कितनी क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोला। He had a fight with केजरीवाल एंड कंपनी, he was shown door, उसके बाद चले गए बीजेपी में। बड़ी लंबी कंपटीशन, बहुत कंपटीशन वहां, जहर बोलने वाले तो कोई कमी किसी की कोई कमी तो है नहीं। अब कैसे उस क्यू को जंप करें, कैसे आगे आए, कैसे अटेंशन पाए। शुरू किया मैच खेलना ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमने उनको हीरो बनाया। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा ये कहते हुए, पर मैं ये बहुत तरीके से कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमने बनाया। उसने एक ट्वीट किया, हमने पकड़ा, एम्पलीफाई किया, हमने ट्रेंड काउंटर ट्रेंड, और अनफॉर्चुनेटली आज की डेमोक्रेसी ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे रहेगी। पहले आंदोलन सड़कों पे हुआ करते थे पीसफुल, अब ट्विटर पे ट्रेंड करा लिया तो हो गया एजिटेशन। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जो है सो है। ऐसे लोगों को हमें कंटेन करना है। कंटेन करने का पहला नुस्खा, अगर वो वेरीफाइड आदमी नहीं है, इग्नोर इट। अगर वो आदमी है जो आप जानते हैं कि जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो बॉट है, उसको कोई नहीं जानता, फर्जी है, फर्जी फोटो है, फर्जी नाम है, इग्नोर कीजिए। मैं बताऊं क्यों इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। गो टू दैट प्लेटफॉर्म। सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सारे पे उनके अपने एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। मास रिपोर्टिंग कीजिए। वो रिपोर्टिंग क्या है कि वो बायलेटरल है, आप जानते हैं, रिपोर्ट करने वाला जानता है और जिस प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट किया गया वो जानता है। दैट इज नॉट मेड पब्लिक। So if you do mass reporting, like suppose that if 100,000 persons do keep doing this mass reporting, it matters. It 100% matters. That's it. उसके आगे नहीं बढ़ना, छोड़ दीजिए। बस जरा सा एक अपने दिल के अंदर ख्याल लाइए कि उन्हीं का स्टेडियम, उन्हीं के स्पेक्टेटर्स, उन्हीं के खिलाड़ी, उन्हीं का कमेंटेटर, उन्हीं का अंपायर मैच खेलते रहे ना आपस में। आप क्यों जा रहे हो ताली बजाने वहां? हम क्यों जाए वहां ताली बजाने? Let them play their own match in their own stadium. They won't do because you are their targeted audience. They want you to be expected. This is number one. But having said that, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको जाने दें साहब। जिसका जो मन करे बकता रहे, बोलता रहे, अपने घर बैठो साहब, ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। हमें उन्हें नहीं छोड़ना जो अपने आप को इस समाज में, कोई इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में कोई अपनी हैसियत दिखाते हैं। जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ज्यादातर तो वही है आजकल। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़े हैं, मतलब जिनकी कुछ फॉलोइंग वगैरह भी है। अगर उनसे कोई भी आप उन पे हंट करते रहिए, ओपिनियन बेसिस में, अभी लीगल प्रोविजंस पे आऊंगा, ओपिनियन पे आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप ढूंढते रहिए। अगर कोई आदमी निगेटिव है तो आपको मौका दे के जाएगा, वो ऐसा आपको मटेरियल खुद देगा कि वो फंस जाएगा कानून की जाल में। मैं आपको ये बात बहुत दावे से कह रहा हूं। अब करना क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्योंकि वकील हूं पेशे से, तो नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो है सो है। दीपक चौरसिया साहब अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, पत्रकार हैं। उनके मामला अगर आप उठा के देखें, 14 से पहले तो बहुत सवाल पूछते थे सबसे, लेकिन 14 के बाद बिल्कुल ही मामला जो सबके साथ हुआ वो उनके साथ भी वही हुआ। वो अमूमन मुसलमानों को टारगेट करना उनकी आदत है, मुसलमानों को भी टारगेट करना, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हाइडी है, देखिए, ख्याल रखिएगा, वी आर नॉट द ओनली विक्टिम। हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 65% जनता जिन्होंने वोट नहीं दिया एक पर्टिकुलर पार्टी को, वो उनकी टारगेट है। बिकॉज
फॉर देम द पार्टी इज इंडिया, इंडिया इज द पार्टी, दैट्स इट। हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो कोई मिलेगा तो उसको वो टारगेट करना शुरू करे। उन्होंने बीच में मुझे एक मौका उनका हाथ लग गया अभी कुछ दिनों पहले। उन्होंने एक 5 जून को ट्वीट किया मॉर्निंग में, केरला में जो एक एक हथनी, एक एलिफेंट की जो डेथ हुई, बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उसको मारा गया है, एक्सीडेंट था, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। उन्होंने साहब ने 5 जून को मॉर्निंग में सुबह में 9 साढ़े 9 बजे ट्वीट किया कि साहब 3 नाम उस पर डाला और तीनों इत्तेफाक से एक कम्युनिटी के थे, और कहा कि साहब ये इसके थे, ये बड़े अत्याचारी लोग हैं, उन पर ये हो वो हो, और बहुत बेहतरीन सजा की डिमांड की। अगर वो लोग वाकई थे तो मैं उनके ट्वीट के साथ था। जो आदमी गलत करेगा, जिसने कानून को अपने हाथ में लिया, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो अथीस्ट हो, जिसने हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन किया, जिसने वायलेट किया, he has to be brought to justice in accordance with law. But here the story was different. What was the story? The story was that he intentionally, without any basis whatsoever, he pointed out 3 names to defame one community. And then बहुत सारे, मैंने कहा कारिंदे होते हैं, सारा काम एक ही आदमी नहीं करता। आपने ट्वीट किया, पीछे एक आदमी ने कमेंट लिखा कि अरे साहब देखो ये उस मजहब के लोग हैं, और फिर वो चल गया एक सिलसिला। 4 बार 1000 ट्वीट हो गए, रीट्वीट हो गए, जो भी लाइक्स वगैरह होते हैं, जो उसके एम्प्लीफिकेशन की जो थ्योरी है, जोड़ने की घटाने की। उसके बाद उन्होंने कुछ देर के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जॉब इज बीइंग डन, हैट्रिक, arising out of a fake news. So sponsoring hate under the strength of a fake news, and the job is done. 2-3 दिन बाद मेरे निगाह में आया, मैंने भी उस पर रिसर्च की, काफी देखा मैंने कि केरला गवर्नमेंट किस पे क्या ऑफिशियल चीजें हैं, और फिर हमने 4-5 दिन के बाद हमने उन्हें एक लीगल नोटिस थमाया कि हुजूर आला आपने ये गलत किया है, और आप पे ये धाराओं में मुकदमे बनते हैं, दफाओं में, अपार्ट फ्रॉम माई सिविल रेमेडी। तो या तो आप माफी मांगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें, और वरना आप कोर्ट के लिए तैयार रहें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट में तय होगा। मुकदमा फाइल करना मेरा काम, मेरा राइट है। आर्टिकल 32 से 35 भारत का संविधान, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हमने नोटिस थमाया और उन्होंने 2-3 दिन बाद उस पे, 4 दिन बाद उस पे फिर ट्वीट दे दिया कि साहब मुझे खेद है। उन्होंने, देखिए कोई भी आदमी माफी नहीं मांगता, पर आज के जमाने में इन जैसे बदमाशों से अगर आपने खेद भी व्यक्त करा लिया, रिग्रेट भी करा लिया, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़े हठ धर्मी टाइप के लोग हैं। मतलब जिसे कहते हैं जिद्दी, जिद्दम जिद्दा पे है, हाँ ये है तो यही है। खैर उन्होंने उस पर खेद व्यक्त किया, he expressed his regret, but we said very clear, because I know, as you know, I was being introduced कि मैं जाता रहता हूँ टेलीविजन पे, मतलब कभी कभी पार्टिसिपेट हो जाता हूँ, तो खैर बहुत कम कर दिया। तो मैं जानता भी हूँ लोगों को, मुझे लोगों ने फोन किया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, सही नहीं है मामला। ऐसा मामला अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है। उन्होंने कर लिया, खैर उनकी माफीनामे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन पर मुकदमा भी करेंगे, क्योंकि जब आपने खेद व्यक्त कर लिया तो फिर माफी भी मांग लीजिए, कोई ऐसे छोटे नहीं बन जाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं और भी आऊंगा ऐसे इलस्ट्रेशंस पे, कि हमें अपने लीगल राइट एक्सरसाइज करने होंगे। अब चूंकि आप लोग, ज्यादातर आप लोगों में से एनराइज हैं, तो ये बात आपके सवाल में, आपके जहन में जरूर आएगा कि जो इंडिया से बहुत दूर बैठा है वो क्या करे, वो तो आके यहाँ मुकदमे नहीं लड़ सकता, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे वेंट करे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैं उस पर मैं आऊंगा, मैं उसको भी कवर करूंगा अब पे लास्ट लेग में। मेरा अब मैंने लोगों को कहा कि मोटिवेट किया, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस पिछले 20 दिनों में मैं काफी खुश हूँ। मुझे काफी वक्त से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और दानिश भाई यहाँ हैं। 2007 में मैं लॉ LLB करके अलीगढ़ से आया था, तभी प्रैक्टिस में, और ये बहुत, मैं इसका हर जगह जिक्र करता हूँ, और चूंकि ये तो खास तौर से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस बात को याद कराने का। दानिश भाई को मैं नहीं जानता था, मैं अलीगढ़ का सेक्रेटरी था, वहां से निकल के आया, फिर हमने अपनी वकालत शुरू कर दी यहाँ पे, और AMU नेटवर्क वगैरह में तब मेल वेल हम भी थोड़ा बहुत अपनी कोशिश किया करते थे, तो उस वजह से हमें दानिश भाई के टच में आया। और 2007 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, और 2007 में गालिबन सितंबर में एक आर्टिकल छापी टाइम्स ऑफ इंडिया ने,
सेकेंड या थर्ड पेज पे AMU कॉलन वेयर डिग्रीज आर सोल्ड लाइक टॉफीज. सो आई वाज पर्ट अप. मुझे थोड़ा सा नाराजगी में अभी क्या है, अभी अभी तो नई डिग्री लेके आए और वो भी बहुत मुश्किल से लेके आए, क्योंकि यूनियन के एक्टिविस्ट को डिग्री मिल जाए अलीगढ़ से, ये भी बहुत बड़ी बात है. बहुत शिद्दत थी. जिया भाई, डॉक्टर जिया मुफ्ती बैठेंगे, ये बताएंगे कि अगर हमें डिग्री मिली तो उसमें इन लोगों की दुआएं थी शायद, कि मैं, वरना में इस्लाम तो था नहीं. तो दानिश भाई से बात हुई, हमने कहा साहब इस पे मुकदमा करना है, और दानिश भाई ने दामे दर में सुख में इस पे मदद की, मेरी हेल्प की. हम स्ट्रगलिंग लॉयर्स थे, कोई सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था दिल्ली में किसी को. और मैं, देखिए, मैं, चूंकि आपस घर की बात है ना, हम लोग कोई बाहर के नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, और दानिश भाई इस बात के गवाह है. अलीगढ़ के जितने बड़े बड़े लोग थे दिल्ली में, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए जो मेरी फैटर्निटी से हैं कि साहब अलीगढ़ का मामला है, मैं बिल्कुल नया बच्चा हूँ, अभी अभी आया हूँ लॉ करके, मुझे पता नहीं है, प्लीज ये केस टेकअप कीजिए. एसोसिएशन, लॉयर्स फोरम, ये एसोसिएशन, वो एसोसिएशन, ना पूछिए. अब बड़े, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े लोग, मतलब आप समझ जाएंगे मैं किन की बातें कर रहा हूँ. दानिश भाई जानते हैं, शायद ये नाम ले ले, मैं तो नहीं ले पाऊंगा, तो चला मुझे पे डिफेमेशन हो गया आज की डेट में. तो लेकिन किसी ने हाँ हाँ ये करेंगे वो करेंगे, सबने घुमा फिरा के जो अलीगढ़ की जबान में कोट अनकोट डीलिंग होती है वो किया, और बात आई गई और बात खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ. उसके बाद मैंने कोशिश की, हिम्मत की, और हमने एक लीगल नोटिस थमाई टाइम्स ऑफ इंडिया को, और कि साहब माफी मांगिए. और मेरा लोकस था, क्योंकि मैं नया नया ग्रेजुएट था और मैं उसी डिग्री के सहारे अपना काम धाम यहाँ ढूंढ रहा था. हमने कहा साहब अभी अभी तो हम लॉ करके आए, वकालत, इसी डिग्री के साथ कहीं नौकरी करने जाएंगे तो लोग कहेंगे साहब ये तो आप चॉकलेट की तरह खरीद के लाए हो, आपको क्यों दीजिए नौकरी. खैर मुकदमा किया, चलते रहे. फिर मैं 2-3 साल बाहर रहा हिंदुस्तान से, मुकदमा चलता रहा, सिविल केस था. 10 साल, 11 साल, और अभी भी चल रहा मुकदमा, खत्म नहीं हुआ, बताऊंगा आपको क्यों. 11 साल के बाद उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की. रिकॉर्ड पे माफी मांगने की बात वो होती है जब आप ये रिकॉर्ड में अपने रिटन स्टेटमेंट में ऑन एफिडेविट आप एफर्म कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि नहीं साहब ये गलती हो गई, AMU इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जाल्टेड, सेलिब्रेटेड. दानिश भाई शायद पास वो कॉपी मैंने आपको भेज भी रखी होगी, कभी आप लोग कहेंगे भेज भी दूंगा वो रिकॉर्ड पे. पर मैं नहीं माना, मैंने नहीं साहब इससे बात नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? जज ने कहा. मैंने साहब इसलिए नहीं बनेगी कि इन्होंने जहां ये छापा था ना, जिस पेज पे, उससे प्रोमिनेंस के साथ ये छाप दें, तो मैं इनका फैन बन जाऊंगा, मैं लाइफ टाइम इनका वो बन जाऊंगा, सब्सक्राइबर. अब छापे कैसे? ये तो वो गले की हड्डी है, न उगलते बने न निगलते बने. अभी उसी बात चल रही है, मैं अड़ा हुआ हूं. अब कोर्ट भी कहती है खत्म कीजिए साहब. मैंने साहब कैसे खत्म कर दे? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 10 साल लगे. लीगल एक्शन are not in India are not made to yield overnight results. So when you are initiating any legal action, you have to be very patient. आपको बहुत ज्यादा सब्र रखना है, और लड़ाइयां लड़ी जाती हैं. और लड़ाइयां, देखिए हाशिमपुरा केस में फैसला हुआ, 30 साल लग गए, लेकिन फैसला हुआ और लोग जेल चले गए. ऐसे बहुत सारे मुकदमे, 1984 के दंगे हुए, लोग जेल में हैं, कब 84 और कहां 2019-20. ऐसे ही बहुत सारे मैटर. उत्तराखंड में एक लड़के को मार दिया गया था टेररिस्ट बना के, वो भी सिख कम्युनिटी का था, उसके फादर ने मुकदमा लड़ा, उनको सजा हुई, सारे पुलिस वालों को. ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे. पर लड़ाई में वहां मिला रिजल्ट जहां लड़ने वाले के अंदर सब्र था, पेशेंस था, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था, छोड़ा नहीं, लड़ता रहा, धमकियां आई, कुछ आई, लड़ता रहा, और उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया. हम लोग ये इससे भागते हैं, हम चाहते हैं कि बस आज ही कुछ ऐसा हो जाए कि अभी अभी का मामला हो जाए, बस आपने जो है वो कुकर में चढ़ाया चावल और एक सीटी में बन के आ गया. वो नहीं पॉसिबल. हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, इसमें कोई आपके साथ प्रेजुडिस नहीं है, सिस्टम ही नहीं है ऐसा. तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जांपल से फिर दोबारा वहीं पे कनेक्ट करूंगा कि जब हम इसको लेके आए, चौरसिया साहब वाले मैटर को लेके, तो हमने ये तय किया कि हम इन पे 2-4 मुकदमे फाइल कराएंगे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, टियर 2 सिटीज में, टायर 2 में. लोग पूछते हैं क्यों भाई, खास तौर पे आप टायर 2 क्यों तलाश कर रहे हो, क्यों नहीं बॉम्बे, दिल्ली और जहां. मैंने कहा साहब मैं वो उन शहरों में मुकदमा फाइल कराना चाहता हूँ जहां हवाई जहाज नहीं जाती. मैं भी लॉयर हूँ, हम भी जैसे बॉम्बे गए केस किया आ गए, बैंगलोर गए केस किया आ गए, पटना गए केस किया आ गए, लखनऊ गए आ गए.
कुछ ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहां आप जरा तकलीफ होती है जाने में। 3 घंटे की फ्लाइट पकड़े, फिर वहां से 4 घंटे गाड़ी में बैठ के जाने पड़ते, जरा थोड़ा सा हो। आप यकीन जानिए कि ये जितने बड़े बड़े अपने आप को रेडियो रवांडे वाले जो जर्नलिस्ट ये कहते हैं ना, अगर ये 2 बार आपने इनको कोर्ट बुला दिया, तीसरे बार में ये आपके पैरों पे होंगे, साहब मुझे माफ करो, मैं प्लीज, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, दे आर नॉट जर्नलिस्ट। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम ऑल्सो डिफेंडिंग सम जर्नलिस्ट, some from media houses, not in a hate and fake news. मैं कुछ मुकदमे कर रहा हूँ, जैसे यमुनानगर एक जगह है हरियाणा में, वहां जाता हूँ, एक बहुत रिप्यूटेड चैनल है, उनके सीईओ पे एक केस है डिफेमेशन का, 8 साल से चल रहा है वो, हाई कोर्ट वाई कोर्ट सब टहल के आ गए वो लोग, मैं डिफेंड कर रहा हूँ ट्रायल में। वो हर बार, जबकि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, पर हर बार कहते हैं भाई इसे खत्म करा दो यार प्लीज। क्योंकि कभी कभी मैं कितनी भी 205 की एग्जेम्पशन लगाऊं, एग्जेम्पशन के लगाऊं एप्लीकेशन, या डेली के लगाऊं, होता क्या है कि 2 तारीख पे कोर्ट एग्जेम्पशन देती है, पर्सनल अपीयरेंस से, तीसरे दिन साहब बुलाओ वरना वारंट कर दो। कोर्ट की भी अपनी ईगो है भाई, आप होगे सीईओ, आप होगे जर्नलिस्ट, आइए मेरे सामने। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम मुकदमे फाइल करना शुरू कर दें, लोग मोटिवेट हों, डेडिकेट हों, सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा सोशल मीडिया पे लिख के न दिखाएं, तो बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी। अब इसका मैं आपको एक इमीडिएट मोटिवेशन का रिजल्ट दिखाता हूँ। बैक टू बैक फिर क्या हुआ कि एक अमीश देवगन साहब है न्यूज 18 में, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर नोटिस में आप लाइन देखेंगे, मैं लिखता हूँ कि यू क्लेम योरसेल्फ टू बी अ जर्नलिस्ट। हम नहीं कहते आपको जर्नलिस्ट, माफ कीजिएगा, हम कह ही नहीं सकते। हम कह देंगे तो फिर तो आपको हम एक लाइसेंस दे देंगे, हम तो कहते हैं आप अपने आप को कहते हो। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे बहुत, आप सब लोग देखा होगा वो किया, हमने उन पे भी दिया, वो भी खैर माफीनामा आ गया। लेकिन फायदा क्या हुआ, चौरसिया और देवगन को साथ साथ एक्शन लेने फायदा हुआ। लोग, जैसे मैंने पोस्ट लिखे, पहले मैं लिखता नहीं था इतनी सारी चीजें, तो मैंने मुझसे कहा लिखूं, आपको मोटिवेट करने फायदा मिलेगा। हजार शेयर होने लगे, लाखों में जाने लगे, कहीं कहीं से फोन आने लगा, बंगाल से, केरला से, जहां मैं कभी गया भी नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं। लोग मोटिवेट हुए, लोगों ने उठाकर धड़ाधड़ मुकदमा फाइल करना शुरू कर दिया। होश ठिकाने आ गए, 3 दिन बाद आगे साहब मेरी भी आस्था है ख्वाजा के ऊपर, पर वही बात कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ, हमने साहब खेद से काम नहीं चलेगा। वो नोटिस मैंने अपने नाम पे नहीं दी, वो नोटिस, मैं लॉयर था, उसमें जो मुझे इंस्ट्रक्शंस आई नोटिस देने की, वो खानकाहे बरकातिया से आई, अल बरकात इंस्टीट्यूट वाले जो जो महरेरा शरीफ के लोग हैं अलीगढ़ में, अफजल भाई और अशरफ साहब, इन लोग का जो हुआ है, तो उनके बिहाफ पे दिया। एंड आई हैव अ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दैट वी विल शो हिम, so we are going, if he is not going to tender unconditional apologies, then in that event we are going to file criminal proceedings against him in the court of ETA, district ETA UP, and of course the followers, इनके भी करीब करीब जो इनका डेटा है, करीब करीब 22 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो they are contemplating, I have been contacted to advise them that how they will file multiple complaints. अब इसमें एक इशू और आता है, मल्टीपल एफआईआर का। लोग करते क्या है, लोग समझते हैं कि लीगलिटीज में क्या है कि आप जाइए जाके एफआईआर करिए, नहीं, ये गलत है। एफआईआर मत कीजिए अनलेस those are very serious cognizable offenses under the law. Why? Because the moment you lodge the FIR, your locus is reduced to be as a complainant. मतलब आपने रिपोर्ट कर दी, that's it. मुकदमा क्या बनता है, a state versus X. A state becomes a party. This is the part of our criminal justice system. And then all investigation is handled by police or any specialized investigating agency of the country, like CBI or like ED or anyone for that matter. और वो फिर फाइल करते हो, आपका बयान होता है, मुकदमा भी आप ही लड़ते, मुकदमा आपका वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है ट्रायल कोर्ट में। Though in some of the judgment the Supreme Court has given you a right, your counsel can assist the public prosecutor. Having said that, जब ऐसा मामला हो कि एफआईआर करना लाजमी है, तो एफआईआर भी होनी चाहिए। अदरवाइज ये हेट न्यूज और फेक न्यूज को डील करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए कोर्ट में। मैं थोड़ा सा इस पे वजाहत कर दूंगा, बहुत पासिंग, क्योंकि देखिए बहुत सारा मैं लीगल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रोसीजर तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज लॉ की जो उसमें आ जाती है, लेकिन मैं आपको एक बेस इंफॉर्मेशन देता चला। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि आप
200 की कंप्लेंट फाइल कर दीजिए अपने शहर में कोर्ट में, एक वकील हायर कीजिए। सी आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी लॉयरिंग। भाई कम्युनिटी के वकील ढूंढ लो, मुकदमा लड़े, क्यों लड़ लेंगे भाई? भाई वकीलों का भी तो रोजी रोटी वही है, आपने उन पे ऐसे 2 मुकदमे थमा दिए, वो अपना घर का आप चलाएंगे। अगर आपके घर में कोई मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो, मैं वकील करने जाऊं तो मैं वहां नहीं ढूंढूंगा कम्युनिटी लॉयर, मैं बढ़िया वकील लाऊं, मैं फीस दूंगा साहब, बढ़िया से बढ़िया वकील लाओ, मुकदमा जितना है या नहीं। लेकिन जब ऐसे मसले आएंगे, नहीं साहब देख लो जरा, कुछ अपना मामला लोग कर दे, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। And I have seen that this concept of community lawyering destroying and demolishing the life of innocent youths in this country. In the cases. And there are many tanzeems and all that. Please, देखिए मैं वही मसला है कि कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आदमी फिर अपने हाथ से निकल जाता है। दानिश भाई ज़िया भाई तो जानती ही, तो बहुत कंट्रोल करके बोलना पड़ता है, वरना मैंने इन तंजीमों का भी हाल देखा है। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद करना कुछ नहीं है सिवाय जबान हिलाने की। तो आप अपने शहर में वकील ढूंढे, और ये जरूरी नहीं कि वकील मुसलमान हो, इसके भी खिलाफ होंगे। हिंदुस्तान की माजी और हिंदुस्तान का जो अभी मौजूदा वक्त है, उसके हिसाब से जितने भी जो खतरनाक मुकदमे आपकी कम्युनिटी को लेके लड़े गए हैं, वो नॉन मुस्लिम लॉयर्स से लड़े और डेडिकेटेड मुसलमान जो है सेकुलर इंडियंस से लड़े। उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, डिस्पाइट बीइंग देम चार्जिंग 10 लाख 15 लाख पर हियरिंग, उनका कमिटमेंट। वो भी एक बड़ा स्कैंडल अभी आ रहा है मार्केट में, आप लोगों को शायद न्यूज मिल गई होगी या मिलने वाली होगी या पहुंच जाएगी, अभी देखेंगे। वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया है कम्युनिटी लॉयरिंग में, डॉक्टर राजीव धवन साहब के मैटर को लेके। खैर, अब आपने लॉयर हायर कर लिया, आपने मुकदमे को मुकदमे की तरह लड़ा। इन मुकदमात में आपको हर दिन कोर्ट जाने की जरूरत कतई नहीं है, 1-2 बार जाना होगा अपनी गवाही वगैरह करने के लिए, उसके बाद आपके जाने की हर वक्त जरूरत नहीं है। आप जाएं ना जाएं, वकील आपका हैंडल करेगा। कीप ट्रैक विथ योर लॉयर एज you would do with your own personal case, because this case is more important than your personal case, in my considered opinion. आपका पर्सनल केस आपकी जमीन का मामला हो सकता है, घर का हो सकता है, पर यह आपके समाज का, आपके मुल्क का मामला है। हम इसको सीरियस कैसे नहीं ले सकते? लेना पड़ेगा सीरियस। और देखिए, मैं खुद पेशे से वकील हूं। अब इत्तेफाक की बात है, जिस दिन मेरा खुद का मुकदमा टाइम्स ऑफ इंडिया का लगता है, मुझे जाना पड़ता है कोर्ट में, और उस दिन जाता हूं तो मैं अपना फाइनेंशियल नुकसान करता हूं, क्योंकि मुझे अगर मैं आधा दिन भी मैंने एक कोर्ट में कर दिया, तो जहां मैं नहीं गया वहां मेरे वक्त का और मेरे पैसे दोनों का नुकसान हुआ, पर मुझे वो करना पड़ेगा बिकॉज मेरी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ मैं फाइल करके हट जाऊं, सिर्फ ताली बजवा लूं, तो उससे काम, मुझे उसको अंजाम तक पहुंचाना, इसके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको पहली वाली बात से करेक्ट करूंगा। मैं कहता हूं कि हर आदमी एक्टिविस्ट नहीं होता। ये काम वो करे जिसके दिल में ये जज्बा हो और ये उसके अंदर हौसला हो, उम्मीद हो। बाकी होगा क्या, ये अल्लाह की मर्जी है कि वो इस मुकदमे को लड़े और परस्यू करे, मजबूती से परस्यू करे। होगा क्या, वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिजल्ट्स, नॉट एट ऑल, नॉट इवन इमीडिएट फॉलो आउट कि आपका मुकदमा हुआ, वो चले गए क्वेश्चन की पिटीशन में, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। नॉट एट ऑल, फाइट देयर। एंड लेट मी टेल यू, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, द केसेस डू मैटर। पड़ता है फर्क। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके मुकदमे मैं भी लड़ रहा हूँ और देखता रहता हूँ कि फर्क पड़ता है मुकदमे का। कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता, खास तौर से जो अपने आप को बहुत इज्जत माप समझता है कि वो तो क्या है और क्या नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उसको इंसल्टिंग लगती है, वो लगता है कि मैं इंसल्ट हो रहा हूं, कोर्ट में जाऊंगा। ऐसे आदमियों को कोर्ट पहुंचाना है। और हमारे मुल्क में, हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, हमारे जो पिनल लॉज में, उसमें ये जिम्मेदारी एक शहरी की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई क्राइम होते हुए देखा है, आपके सामने कोई क्राइम हुआ है, तो यह आपकी लीगल ड्यूटी है, यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट टू द पुलिस। So you cannot, मतलब I cannot simply shut my eyes and leave it, oh, ऐसे कंधा उसका कि मेरा क्या, मेरा है, मेरी जिम्मेदारी। तो इसलिए अपने राइट को एक्सरसाइज करना। दूसरा इशू ये आता है कि ऐसे लोगों को जब हम
पकड़ेंगे। अब लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें साइलेंटली करनी पड़ी। इसमें क्या, इसमें अगर हम टीम वर्क बना के काम कर रहे हैं तो हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। हम कोई लड़ने नहीं जा रहे। हम ये चाहते हैं कि हम अपने जबान पे काबू रखें। मुझे बहुत अफसोस होता है, आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो हालात हैं, हम लोग समझते हैं कि कम्युनिज्म का जवाब हम कम्युनिज्म से दे देंगे। अफसोस नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। माइनॉरिटी कम्युनिज्म पॉसिबल नहीं है। सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप देखेंगे सोशल मीडिया में अगर किसी ने आपको गाली बकी है तो हमारे तरफ से भी 10 सोशल मीडिया वॉरियर आपको मिल जाएंगे उसी अंदाज में गाली बकते हुए। हमारे वैल्यूज नहीं है ये, ना हमारे लीगल वैल्यूज है, ना हमारे मोरल वैल्यूज है, ना हमारे दीनी वैल्यूज है। हम कैसे किसी को गाली बक सकते? लेकिन बक रहे लोग। हमें ऐसे लोगों को भी कंटेन करना, वी हैव टू कीप चेक, बिकॉज वो शायद अपने जानने में बेहतर कर रहे हो पर वो बहुत बड़ा कम्युनिटी का लॉस कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। So we have to contain them. And if they are not being contained, if they are not going to listen to us, we have to exonerate ourselves from them. भैया हम में से नहीं, जो करना है करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जिम्मेदारी है। हमें भी, अगर हमें ये बुरा लगता है कि हमें कोई गाली बकता है तो हमारे साथ हिंदुस्तान की जो अक्सरियत लोग हैं, अगर हम एक दो लोगों के चक्कर में उनके मजहब को क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, उनसे हम वैसे डील करेंगे तो हमारे जो हमसे साथ रहे हम उनको भी अपने से अलग कर रहे हैं। और आप जरा गौर कीजिएगा, हिंदुस्तान में वो सोशल एक्टिविस्ट जो आपके इश्यूज पे बात किया करते थे, आजकल जरा अपने आप को बैक ले गए। अब उसके दो ही कॉन्टेक्स्ट से लोग कहते हैं कि साहब ये सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं नहीं मानता। उन लोगों के क्रेडेंशियल्स पे मैं क्वेश्चन नहीं मानता। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूँ। पीछे हटे, क्योंकि हमने उनको भी नहीं छोड़ा। व्हाट अबाउट री में कैसे उन्होंने एक मसला उठाया तो जैसे बाकी लोग करते, अच्छा साहब आप तब कहां थे जब वो हुआ था, वो कहता है मैं क्यों खामखा में आप चुके। और ये मुझे कुछ कायदे के एक्टिविस्ट हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उन्हें लीगली एडवाइस करते हैं, उनको लीगल एड देते हैं। उन्होंने कहा तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसा कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे फ्लैश हो रहा है, मैं जवाब दे दूंगा आपको, क्या आप करेंगे। अब एक मैं इशू ये भी कवर कर लूं उससे पहले कि वक्त खत्म हो, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो अभी ऑडियंस है ज्यादातर आप उसमें से एनआरआईज हैं, आप सब लोग बाहर हैं, आप लोग इंडिया के बाहर हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपके भी दिल में दर्द होता होगा कि आपके मुल्क में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, कैसे चीजें जो हैं वो हो रही हैं। आप इस चीज को समझेंगे कि सिर्फ 2014 से 2015 से 2018 का एक रिपोर्ट मुझे अभी याद आ रहा है, 44 लोग 44% were lynched in the name of cow protection group. I'm not saying that I am with those persons who are on the cow slaughtering. It's the offense. When it is a crime, it is a crime. You have to obey the law. Even if it is not in Bengal or Kerala, you can't give on these lame duck excuses. I'm in UP, but you are not doing in Kerala, you are not doing in Goa. Why not? Let them do whatever. You can raise the question, but you cannot take this plea to justify violating that law in UP or in Bihar for that matter. You can't. Unless, because कानून का हुक्म मानना भी आपकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है, बयान आते कहीं से हैं, मरता कोई है। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और। आज से गालिबन 3 साल पहले, मुझे वो लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, जो फरीदाबाद जा रहा था दिल्ली से, उसको मार दिया गया था। शायद आप लोगों को किसी याद है। मैंने उस वक्त में आगे बढ़ा और मैंने कहा मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। आई विल ट्राई टू टेक दिस केस इन माय ओन हैंड। द मोमेंट आई लर्न दैट सम पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्वॉल्व, मैं अपने आप को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल सियासतदान नहीं हूँ और मुझे कोई सियासत नहीं करनी। मैं प्योर वकीलों में वकालत करना चाहता हूँ। मुझे डर था। मैंने अपने लोगों से कहा, जो मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब हैं, कि इस मुकदमे में अंजाम देखना क्या, वही हुआ। होता क्या है कि 2-4 दिन की लाइमलाइट ले ली, फोटो वोटो खिंच गई, अखबारों में आ गया, उर्दू के अखबारों में कि साहब काम हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मुकदमे का फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। जुनैद, बिल्कुल किसी ने फ्लैश किया, उस लड़के को मारा गया था वो फरीदाबाद की ट्रेन में।
पलवल के पास, फरीदाबाद के पास। उस मुकदमे में हाई कोर्ट ने, भला हो हाई कोर्ट का, भला हो मेरी आप लाख लोग कहें कि इंस्टीट्यूशंस डेंट हुए हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन अभी भी इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आपको रिलीफ मिलती है। उस हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेके चीजों को, एडिशनल एडवोकेट जनरल को बहुत पुल किया कि उसमें चीजें निकल के आ गई कि हाउ द one state law officer were trying to influence the witnesses of that case. But it was not us. क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम उनके लिए लड़े, उसके लिए जिसको मार दिया गया? कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता। माइलेज मिलता है सिर्फ उतने देर पे कि हम जाएं और फोटो सेशन करके आ जाए। और ऐसे बहुत मुकदमे, मैं आपको क्या एग्जांपल दो, वक्त बहुत नहीं। तो आप लोग क्या करें? आप ये करें कि आप, यू हैव अ फैमिली बैक एट योर होम, यू हैव फ्रेंड्स बैक एट योर होम। जिया भाई, दानिश भाई, लो मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक तरह से मैं ये समझता हूं कि आई एम family, their family back at home. So if they say that Farooq say I'm hurt on this matter, and if I evaluate and I'm not a lawyer, I go and find a lawyer and I say that please file a case, I'm ready to be a party in this. ठीक है, सबसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, and I won't say that everybody should try this, but at least for a start कुछ तो कर सकते हैं ना। कुछ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। और ये at back of the mind we should be prepared कि it's going to be long fight. Let it be. लड़ेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जाए, हार जाए मुकदमा, I don't care. Why? Because these all things are being recorded in the books of history. कि ये जो आज की जनरेशन है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करती है, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उसने जितने अंदर ताकत थी उसने लड़ा। अब लड़ाई का मतलब क्या है? कानून से तो लड़ सकते हैं, और तो कोई आपके पास मीडियम है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो लड़ने का तरीका क्या है, यही तो है। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि बैक एट होम उनसे बात करें, उनसे मुकदमा फाइल करें, एंड आई एम देयर, आई कैन एश्योर यू दैट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डिवोट क्वालिटी टाइम ऑफ माइंड इन दिस एंडेवर। और मैंने शुरू कर दिया है। अभी अमिश देवगन वाले मैटर में मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि लॉयर्स अपना नंबर देना चाहिए, मैंने अपना कहा नंबर भी सर्कुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फोन आता है, उठा रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जो भी है, या अपने लोगों को लगा रहा हूँ अपने ऑफिस में कि भाई वो रिस्पॉन्ड करें। कंप्लेन बना के दे रहा हूँ उनको, हिंदी में दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश कर सकता हूँ। मैंने कहा बंगाली तो मुझे नहीं आती, वो आपको वहां हेल्प लेनी पड़ेगी। एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि कोई मसला हो, आप हर्ट हैं किसी न्यूज आर्टिकल से, किसी भी टेलीकास्ट से, तो आप क्या करें? सब आदमी केस नहीं फाइल कर सकता। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखिए, आप एनबीए में लिखिए, बहुत सारी एसोसिएशन से लिखिए, irrespective of the outcome of that proceeding, forget the outcome. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक कंप्लेंट लिखिए। मैं आपको बताता हूँ तरीका, बहुत इजी है, मेल पे लिख सकते हैं। यू नीड नॉट टू इवन सेंड अ लेटर, मेल पे लिखिए कंप्लेंट कि साहब, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप साइट पे जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि उनके नॉर्म्स लिखे हुए क्या क्या नॉर्म्स हैं। सो यू कैन इजिली क्वालिफाई, यू कैन वे कि ये चीज इस नॉर्म्स के तहत आती है, नहीं आती है। यू फाइल अ कंप्लेंट, written complaint. I can provide you a template for it. No worries. Hardly 2 paragraph का होता है. Then, after a month, presuming and believing that Press Council of India is not going to respond to your email, believing it, you file a right to information application with Press Council of India. That is all. That could also be done online these days. 10 रुपए खर्च कीजिए और ये साहब, हमने फला तारीख में कंप्लेंट फाइल की थी ईमेल के थ्रू, जो आपको इस डेट में मिली, और उसमें ये जानना चाहूंगा इस आरटीआई कानून के तहत कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई। ऐसे आप एनएचआरसी में लिखिए। स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन, हालांकि बतौर में ग्रेट रिगार्ड्स टू देम, मैं ये सारे कमीशंस को टूथलेस टाइगर कहता हूं, इनको सिवाय रिकमेंडेशन का और पावर तो है नहीं, लेकिन है जो भी है। तो आप लिखिए और पीछे से आरटीआई लगाइए। Even you can write a letter to the court, Chief Justice. You can write letter to the Honorable Chief Justice of High Court or to the Supreme Court. And you have seen that many a times
Courts act on these letters as suo motu. So you have, but don't get disgruntled. कोर्ट क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं कोर्ट से आपको जस्टिस मिल रहा है. ठीक है, लोग इंस्टीट्यूशन में हर तरह के लोग आते हैं, पर उससे इंस्टीट्यूशन नहीं होता है. इमरजेंसी के दौरान एचआर खन्ना साहब, जस्टिस एचआर खन्ना को हटा दिया गया, उन्हें जलील किया गया और जस्टिस रे को बनाया गया चीफ जस्टिस. आज रे को कोई नहीं जानता, एचआर खन्ना साहब की पोर्ट्रेट लगी हुई है हर जगह बात हो, जब बात आती है जुडिशरी की. तो दिस टाइम विल आल्सो पास. कोई इशू नहीं है कि ये आप सोचें कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा. दिस इज ऑल वेल, ये करें. तीसरी चीज ये है जो मैंने, शायद अब वक्त की भी कमी हो रही होगी, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने आपको फर्स्ट लेग में कहा था, प्लीज स्टॉप एंड प्लीज गो ऑन द रिवर्स चैनल. अगर आपको कोई ऐसा ट्वीट या फेसबुक का कोई स्नैपशॉट भेजता है, कहता है कंप्लेंट कीजिए. आजकल एक और जमाना, हाँ एक बताता हूँ, एक आपने देखा होगा ऑनलाइन पिटीशन का जमाना है, change.org करके. इनसे कोई फायदा नहीं. कंप्लेंट वहां फाइल कीजिए जहां पे आप आरटीआई लगा के पूछे कि मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ. वरना मैं change.org के लिए, मुझे किसी ने भेजा था एक उसकी मिमी टाइप, वो मीम था कि साहब वो पानी को कैंची से काट रहे हैं. इस तरह की पिटिशंस की कोई, आप अपना वक्त उस पर लगाते हो, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 10 लाख लोग साइन कर लें. दिस इज नंबर 1. दिस इज नंबर 2. चेंज में किसी ने कमेंट लिखा, अभी सामने आया. देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात नहीं है, बात ये है कि लोग उस पर पिटिशन लिखते हैं कि ऑनरेबल सो एंड सो, और बहुत उस पर एक्ट भी होता है, लेकिन इन चीजों पे नहीं होगा एक्ट. मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है. खैर, अगर कोई करना चाहे तो कोई बुराई भी नहीं है. इट कुड बी, at end of the day, it could be an exercise in futility, but it is not, as long as the things are of zero loss proposition, it could be tested. There is no problem at all. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि we have to be not selective. When I say selective, I say that I will sue Mr. X because he gave a very criminally charged takrir, speech. All right, very well. But I won't sue the person coming from my own community who is giving equally charged speech. So for me, if I am a law-abiding citizen, for me, any person who is violating the law of my land, कानून का जो उल्लंघन कर रहा है, वो मेरे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर है. मैं लूंगा, और मैं आपको अपने तरफ से ये वादा दूंगा कि मैं उन पे भी एक्शन लूंगा. अब मैं करूंगा, चाहे वो मेरे घर से भी होंगे, अगर तो मेरे गांव से भी होंगे, मैं लूंगा, नो प्रॉब्लम. I will go with it. This is how we try to combine the entire process. Of course, there is इस पे बहुत ज्यादा बात करने की बात है. इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऊपर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. इस पे बहुत सारी, देखिए, ये एक समझिए कि ये अभी हम एक इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के वक्त में हैं, और इस पे जो लीगल प्रोविजंस है थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूं. मैं आपको, हाँ, एक एग्जांपल और दो लास्ट में. अभी हमने लिटिगेशन और शुरू किया है श्वेता सिंह पे, आज तक की जर्नलिस्ट है. अब देखिए, ये बात तो सिलेक्टिव की नहीं होने की. हम पे इल्जाम है कि साहब हम तो पैट्रियट नहीं है, हम तो नेशनलिस्ट नहीं है. आज का एक नया फैशन है. श्वेता सिंह ने अभी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ गलवान के बाद, हमारे मुल्क के बहादुर सिपाही शहीद हुए, और उसके बाद एक न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने लाइव डिस्कशन में ये कहा कि साहब, सरकार की जिम्मेदारी कैसे, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी तो सेना की है, तो सेना की जिम्मेदारी है, सवाल सेना से होगा, सरकार से क्यों होगा. All right, if she wants to defend the government, all right, keep doing it. I have no concerns, I have no worries. I know आप फ्री हो अपने रखने के लिए ओपिनियन, but how dare you question the valor of my armed forces? How dare you? I immediately issued a legal notice. That legal notice is in public domain, and that is widely circulated. And I have asked her to tender an unconditional apology to the entire country
She has no right to question the valor of my armed forces. अब कहां गए वो नेशनलिस्ट फोर्सेस? भाई इंस्टीट्यूशन है ना आर्मी, तो हमारी आर्मी है, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन चूंकि डिफेंड किसी और को करना था, वो कोई और आता, वो जरा मिसफायर कर गया, बट वी कैच्ड, हमने पकड़ा, हमारा काम है, मैं वकील हूं, मेरा काम है पकड़ना, और हमने दे दिया। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इस मुकदमे को भी लड़ूंगा। नोटिस इशू हो चुकी है, मैं इस मुकदमे को भी लड़ूंगा, अपने नाम से लड़ूंगा, चाहे मैं मुकदमा हारूं या जीतूं। आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर फॉर द रिजल्ट, as long as my intentions are honest and sincere. I don't care for the results. जो होगा वो होगा, जो अल्लाह की मर्जी होगी वो होगा। तो इन चीजों को एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर में बनाइए। और फिर से इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो मैं बार बार उस पर जा रहा हूं, आप कहेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई टू डू इट फॉर द एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। प्लीज स्टॉप एंड ट्रेन पीपल एट योर एंड इन बैक चेन to stop amplifying the messages which has no source, for which we don't know who is the sender. Because the more we do it, the more we are demeaning ourselves. Let us stop. तो ये नहीं स्टॉप कर दो कि मेरे पास आया मैंने आगे डिलीट कर दिया, नॉट एट ऑल। मैंने पीछे भी गया जिसने मुझे भेजा, मैंने कहा भाई ये प्लीज यार ऐसा मत करो, इसको आगे आप करो, इसको पीछे कर दो, इसको हटाओ, इसको कहो उस आदमी से। थोड़ी सी मेहनत होगी। हम लोग ऐसे वाले मैसेजेस देखते रहते हैं, ये कर लो तो आपको ये मिलेगा, और ये नहीं करोगे तो ये मिलेगा, तो उसमें भी हम लोग कभी कभी रिएक्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें रिएक्ट करना बहुत लाजमी है और हमें करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों का फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे लग रहा है करीब करीब मैंने 1 घंटे तो बोल ही दिया होगा, और बाकी चीजें क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं ले लूंगा। और उसके अलावा भी अगर कोई चीज यहाँ वक्त की तंगी की वजह से नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, और मैं अल्लाह का शुक्र है मैं इतना बड़ा आदमी बनना भी नहीं चाहता कि मैं एक्सेसिबल ना हूं। आप मुझे रात में 2 बजे भी अगर मैं जिस लायक हूं मैं खड़ा हूं, जो भी मेरी हैसियत है, मैं मतलब बहुत छोटा मोटा आदमी हूं, लेकिन जो हूं मैं इंशाल्लाह रहूंगा। आपको कभी कोई सवाल हो, आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोई भी लीगल असिस्टेंस चाहिए, और चूंकि एक नेटवर्क है लॉयर्स का, बहुत सारे दोस्त भी हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वकालत कर रहे हैं, अलीगढ़ के एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खासतौर से आकिब भाई को कि वो मेरा नंबर आप लोगों को शेयर कर दे और मेरी ईमेल शेयर कर दे, और मैं जिस लायक भी हूँ आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर हूँ। तो मैं इस बात के साथ कि मैं आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, मुझ जैसे इंसान को सुनने के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला, मैं बहुत ममनूर और मशकूर हूँ। और अगर मैंने जोश में आके कभी कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आप लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो मैं उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। और बस ये है कि काम करने हैं मिलके इंशाल्लाह, और जिंदगी तो बार बार मिलती नहीं है, तो कम से कम ये अफसोस नहीं होगा। और आगे जब हमारी जनरेशन आएंगे कि जो हमसे पहले लोग थे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अपने राइट को इन्फोर्स नहीं किया, तो लेट्स कीप डूइंग इट, लेट्स फाइट फॉर राइट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। I will request the moderator to please carry on. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल्ड में आज के हालात हाजरा क्या हैं, हम उससे और हमारा मुआशरा, हमारा समाज किस तरह उससे मुतासर होता है, और हमें क्या इक़दामात लेने चाहिए, करने चाहिए कि जिससे एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हो सके। बहुत ज़रूरी है इस तरीके की मालूमात फराहम कराना हमारे समाज को, ताकि उससे अवेयरनेस हो और हमें पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। आपने मेरे ख्याल से सब कुछ कवर कर दिया। मज़ीद मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अगर हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन में सवाल और जवाबात हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं वो करना चाहेंगे। कुछ सवालात आपने स्क्रीन पर भी देखे होंगे,
तो अगर आप मुनासिब समझें तो उसमें से कुछ सवाल ले सकते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पर जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं और उनके जहन में कुछ सवाल है, वो सवाल करना चाहते हैं, वो अपना हाथ बुलंद करें और फिर इंशाल्लाह उनको उनका वीडियो अनलॉक किया जाएगा, और वीडियो तो है ऑलरेडी, और उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनके सवाल लिए जाएं, जी और दानिश भाई उनको अनम्यूट कर दें, जो भी लोग यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं। दानिश भाई, आर यू देयर? Yeah, I am there. I have asked Mr. Arshad Khan to kindly ask the question. I have unmuted him. Then followed by RAS, and then Sayyid Ubaidullah Junaid, and followed by Yusuf Khan. Let's take one by one. Okay, the first one is Arshad Khan. जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अरशद खान मक्का मुकरमा से बोल रहा हूँ। एडवोकेट डॉक्टर फर्रुख खान साहब और सारे लोगों का शुक्रिया, आपने हम भी आ गए इसमें। और पूछना ये था कि ये इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप लोग कोई कानून बनाने के लिए क्या कर रहे हैं जो कि हमेशा के लिए इनका हो जाए? जी समझ रहे हैं बात? इसका कानून, ये तो इंडिविजुअली आप और हम इससे हरास हो रहे हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन क्या कानूनी इस पर कुछ आप लोग पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इसमें ऐसा कराया जा सकता है? ये पहला क्वेरी है मेरी। दूसरी क्वेरी ये है कि जैसे अभी के ख्वाजा गरीब नवाज पे मामला आया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, यानी सॉरी फेक बोलेंगे या हैट्रेड बोलेंगे? क्योंकि इसमें तो मुझे समझ में नहीं आई बात। और उसमें एक और पॉइंट निकला बीच में कि उसने रिग्रेट किया, अपोलॉजी नहीं की। तो क्या इस पे हम लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं? तीसरा ये, जैसे साकेत गोखले, सॉरी जी साकेत गोखले जो आटिया एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह वो तो वैसा काम करते हैं जो हम लोग को अच्छा लगता है, पसंद है, वैसा हम लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो उसमें है कि उन्होंने जो किया था उसमें माशाल्लाह जैसे आज तक वाले में किया था कि भाई उन्होंने इस तरह का जो कैप्शन दिया था वो बाबरी मस्जिद वाले केस में, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग का भी उन्होंने पर्दाफाश किया कि भाई आप पीएम टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है कहाँ? तो माशाल्लाह जो उसका जवाब आया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में भी कुछ बताइए, जो हम लोग भी बनना चाहते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट। उससे बहुत सारे चीजों का पर्दाफाश होता है, पता चलता है। जी बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से आंसर दे देता हूँ आपका। शायद आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हो। फर्रुख एक सवाल है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, बिकॉज़ accordingly we will just go with the number of raised hands, because I think it is almost 11:40 here in night and I'm still in my office, so I'm in Defense Colony, Delhi, and I would like to go to my home at the end of the day. उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो ये है परेशानी आपके साथ। कोई नहीं, मैं बहुत जल्दी मैं ये कहूंगा कि अगर 10-15 मिनट में हम इसे कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, फाइन। सो दैट मींस वी हैव 15 मिनट्स टाइम लिमिट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। जी तो मैं बड़े भाई को ये जवाब दे दूं कि शायद आपने कुछ लेट ज्वाइन किया हो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और अमीश देव बारे में मैंने काफी डिटेल डिस्कशन किया था। उस पर हम ही ने नोटिस दिया है बरकात खानका है बरकाती की तरफ से, इमारत शरीफ से, और रिग्रेट जो है वो अपॉलजी नहीं है। और इसी की लड़ाई होगी, जब आपने ये मान लिया कि आपने गलती की है तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे अनकंडीशनल अपॉलजी देने से, विद द सेम प्रोमिनियंस। यानी आप अपने उसी शो पे आप चला दो, ठीक है हम आपसे लड़ने वाले नहीं है, आपको दिल बड़ा माफ कर देंगे, तो वो केस में जाएगा। दूसरी बात जो आपने बोली, लॉ फॉर हेट मॉन्गरिंग, देखिए कानून बहुत है। मैं अभी शायद मेरे आसपास आईपीसी में क्रिमिनल मैनुअल नहीं है, वरना मैं देता आपको। इतने कानून है अभी हिंदुस्तान की जो स्टैच्यू बुक है कि काफी है डील करने के लिए। प्रॉब्लम कानून की नहीं है सर, प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट की है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फोर्समेंट आप नहीं कर सकते।
हाँ 2019 में एक रिट में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात सेंटर ने कही थी कि द गवर्नमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू अमेंड इंडियन पिनल कोड vis-a-vis incorporating hate speech and fake speeches and all that. लेकिन वो अभी कहाँ तक बात पहुंची है, और उसमें मतलब मैं इसलिए कानून का बहुत ज्यादा हामी नहीं हूँ, जितनी मेरी जाती नॉलेज है कि मुझे इतनी पता है कि अभी भी हमारे कानून में ऐसे सेक्शंस है कि जो काफी हैं ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा फेक और हेट में क्या फर्क है। तो फेक और हेट में आपने पूछा ख्वाजा साहब के मसले में फेक होगा कि हेट होगा। ये हेट है। देखिए फेक और हेट में वही है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। फेक एक तो ये है कि ये कह देना कि मुल्क हमारा कोरोना क्राइसिस से पहले पीपीई किट नहीं बनाता था, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, तो ये फेक होगा, इसमें कोई हेट नहीं है। इसमें क्या हेट हुई? ये सिर्फ फेक न्यूज है। अब लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए इतनी डिमीनिंग वर्ड इस्तेमाल करना, स्लैंडर करना, मैं इस वर्ड को दोहरा भी नहीं दे सकता। मैं इस बात पे बार बार यही आपको जोर कहता हूँ कि उस चीज को जितना दोहराऊंगा मैं उस चीज को और एम्पलीफाई करूंगा, तो मैं उसको दोहराऊंगा भी नहीं। तो उस डिमीनिंग बात के लिए वो बिल्कुल हेट न्यूज है। और गोखले साहब की जो आपने बात की, इज ए गुड एक्टिविस्ट। देखिए हर आदमी का अपना अलग अलग काम है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत सारे लोग आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। आरटीआई एक टूल है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का। अब आरटीआई इकट्ठी करके उनका जो मटेरियल है वो उन्होंने डाल दिया सोशल मीडिया पे, हम लोग उसका यूज करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मैटर में हो, यहाँ वो सब परसेप्शन के लिए हम लोग भी यूज करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई एक्टिविस्ट बनना है तो कुछ नहीं करना, आरटीआई एक्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। और आजकल ज्यादातर हिंदुस्तान में जो हमारी मरकजी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है सब आरटीआई के दायरे में तो है ही है, और सब में ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया है। तो आप वहीं से 10 रुपए जमा कीजिए और आप फाइल कर दिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप ये एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आप जो चाहें वो सवाल पूछ सकते। जी, होप दैट आंसर्स। जी मैं बोलूं? जी फरूक खान साहब, वक्त की तंगी को देखते हुए कोई तमीद नहीं, मैं ये चाहूंगा कि जो 200 सीआरपीसी में क्रिमिनल कंप्लेंट को एडवाइस किया है आपने, तो थोड़ा सा एक ले मैन के लिए हु आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स 200 सीआरपीसी की क्रिमिनल कंप्लेंट को जरा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि एफआईआर का तो एक पैराया हम लोग थोड़ा समझते हैं, ये नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं समझा देता हूँ। जी बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 200 की कंप्लेंट क्या है कि ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। प्राइवेट की क्रिमिनल कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई आपको मुझ पे मुकदमा करना है और आप नहीं चाहते कि आप पुलिस के पास जाए, तो आप 200 की कंप्लेंट फाइल करें। उसमें आप सारी चीजों पे कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्ट ऑफ सर्टेन वेरी यू नो हीनियस ऑफेंसेस, राइट। तो अब क्या है कि आपने जैसे इस हेट न्यूज के मैटर में है, तो हेट न्यूज के मैटर में आपने 200 की कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल की, और उसमें गवाही होती है, 200 के स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी कभी कोर्ट लिमिटेड इंक्वायरी भी कर देती है ऑर्डर, उसमें प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। उसमें क्या होता है कि आप कोर्ट गए, आपने एक अपना मुकदमा फाइल किया कि यू वांट टू sue me for example, or you will put your charges and then you will lead your evidence first. So आप पहले अपनी बात जो है वो गवाही पे वहां कहेंगे, कोर्ट आपसे कन्विंस होगी अगर आपका एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, तो कोर्ट आपको मेरे को यानी एज एन एक्यूज समन कर देगी। फिर उसके बाद वो ट्रायल चलेगा पूरा। मुझे बेल भी लेनी पड़ेगी, अगर वो बेलेबल, अगर वो नॉन बेलेबल है ऑफेंसेस में जेल भी जा सकता हूँ, राइट। बस फर्क ये होता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में नहीं है, उसमें ट्रायल आपके हाथ में, आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बहुत उसका तरीका बेहतर होता है। देखिए एफआईआर में क्यों मना करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के मैटर में मल्टीपल एफआईआर हो गए एक ही मैटर पे कई जगह वो हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करके एक जगह कर दिया। ये एक लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक आदमी के साथ वो डबल ट्रिपल पता नहीं कई 100 बार जो पैरेडी हो जाएगी तो क्लब कर दी जाती है, पर 200 की कंप्लेंट क्लब नहीं होती है। और अगर उसको स्टाइलिश तरीके से स्ट्रेटजी से किया जाए, बहुत सारी बातें मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको किया है तो वो क्लब नहीं होगी। जी ये उसका फर्क है। जी
कोई और सवाल? Sir, I have a question. Yes, please. आपने जो बताया हमें रिगार्डिंग कि हम फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, इफ आई स्पीक अमंग द लोअर मोस्ट इन द सोसाइटी, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं फेक न्यूज़ एंड हेट न्यूज़ की, जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्चुअली लॉयर हायर कर पाए या वो इतने बड़े। जी, मैं आपकी बात समझ गया। वैसे कुछ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन तभी मैं समझ गया। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर वो आदमी, वो बंदा जो लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ कोर्ट फी इवन, और लॉयर्स को हायर नहीं कर सकता, तो उसके लिए लीगल एड की हो। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको लीगल एड का एक दफ्तर मिलेगा और एक जज इन चार्ज मेंबर सेक्रेटरी होता है उसका, राइट। और वो जाके वहां पे उसको कर सकता है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, लीगल एड में जाके वो आपकी लगा सकता है दरखास्त। उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इनकम प्रूफ वगैरह के, एंड ही विल गेट अ लॉयर, राइट। So even if any person who wants legal assistance, the legal aid authority, which is chaired by I think second most senior judge of the Supreme Court of India, और उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस चीज को आगे ले जा सकते हैं। जी, there is some question flashing here. Farooq, एक question है, can we gain some profit if we file a defamation case? I mean, I just picked it up from the question answer session, and after that, Mr. Nuruddin Khan, you may kindly ask your question, and then Farooq can club it. Yes, please. Yeah, because the problem is that the problem with me, Danish bhai, with my great regards, the questions are flashing for a moment on my screen, but it is disappearing again. तो मैं जब तक उधर देख रहा हूँ तो फिर वो क्वेश्चंस चले जा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ आपकी आंख बना हुआ। जी, नूरुद्दीन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। रियली वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, एंड हमें बहुत खुशी हुई, और रियली हम लोगों पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज बहुत आपने हमें एक रास्ता दिखाया। मेरा सवाल ये है कि मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है, मेरी ननिहाल है वहाँ 2013 में राइट हुए थे, और उसकी जो मेन वजह थी राइट की, वो एक सीडी थी जो सीडी पाकिस्तान की थी जी, और वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई हर गांव, और उसके बाद वो राइट हुए। मैंने पर्सनली, हमारा जो वकील सिविल के केस लड़ता है वहाँ हमारा, मैंने वकील साहब से कहा, मैंने कहा आप जो आदमी वहाँ है सब जानते हैं वो कौन है, अगर आपके तो मैं नाम भी खोल दूंगा उसका, जिसने ये सब कराया, आप उसके अगेंस्ट पता केस फाइल कीजिए। तो वो कहने लगे कि मुझे जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ अगर मैं इसके खिलाफ केस करता हूँ तो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में है, अपनी सेफ्टी का कोई भी कुछ करता है, तो हम लोग किस तरह केस फाइल करेंगे? आपने कहा केस फाइल करो, कह दिया, बहुत आसान है, लेकिन किस तरह पहले अपनी सेफ्टी भी तो देखनी लोगों को जो फाइल करेगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी बताएं। दूसरी ये एक चीज और, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि एक ही आदमी से मुताल्लिक है दोनों चीजें। वो गौ रक्षा के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, सदर हैं, क्या क्या हैं वो, और उनका खुद स्लॉटर हाउस भी है, तो दोनों चीजें बड़ी कंट्राडिक्ट करती हैं, तो वो बड़ी आसानी से फंस सकते हैं अब, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। तो आप हमें गाइड करें, हम किस तरह करें, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ खड़े होने के लिए। जी, आपने जो बात कही वो अलीगढ़ के कोर्ट रिकॉर्ड में आया था, मैं बिल्कुल समझ गया आप कहाँ पे कह रहे हैं, सब जानते हैं हम उनको। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, देखिए स्टेट की जिम्मेदारी तो है आपको सिक्योरिटी देना, लेकिन कितनों को सिक्योरिटी देगी स्टेट, एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा तजुर्बा ये भी कहता है कि सिक्योरिटी जिनके पास है वो ज्यादा प्रोन है अटैक के, जो वाकई में मतलब भोकाल, अली के जमाने में भोकाल कहते, माफ कीजिएगा, एक स्लैंग पे वर्ड यूज नहीं आया तो मैंने यही यूज कर लिया। बहुत लोग आज को सिक्योरिटी अपने शो शाह में लेके चलते। तो अगर इसका तरीका ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट आप केस फाइल कीजिए, और आप अगर चूंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट में चाहते हैं कि मुकदमा कहीं और ट्रांसफर हो जाए या स्टेट के बाहर हो जाए, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अमरबनी त्रिपाठी का केस था। वो बहुत बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे, उन पे रेप का चार्ज प्रूफ हुआ था, एंड उनका पूरा ट्रायल चला था देहरादून में।
राइट। तो आप मैटर को ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर इंटर स्टेट है तो जो है वो स्टेट के बीच में है तो उस स्टेट की हाई कोर्ट से, मान लीजिए मुजफ्फरनगर से चंदौली कराना है तो आप उस हाई कोर्ट से करा सकते हैं। और अगर आप उसको चाहते हैं कराना मुजफ्फरनगर से लेट्स अज्यूम दिल्ली, तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। उसके लिए प्रोसीडिंग्स होते हैं, हम लोग कराते भी रहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आपको कोर्ट में ये चीज साबित करनी होती है कि आपको जो थ्रेट परसेप्शन है वो जायज है, बट इट इज नॉट ओनली फ्रॉम फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यू हैव टू एस्टैब्लिश। तो आप जिन हजरत के बारे में जिक्र कर रहे हैं उनसे आप ये चीज कर सकते हैं। तो आप मुकदमा मुजफ्फरनगर में फाइल करके और आप उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, देखिए आयरनी की मौत तो हिंदुस्तान में रोज हो रही है आजकल, रोज, डेली। मतलब contradictions, we are in the dance, we say that we are dancing into the tunes of contradictions every day. Even the journalists, so called this Rwanda radio people, पहले ही कुछ और, एक सरकार से क्यों सरकार खामोश बैठी हुई है, सरकार जवाब नहीं दे रही है, अब कहीं सरकार से मत पूछो भाई, सरकार को काम करने दो। तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो परसेप्शन का मामला है, वो तो आपको उसी से लड़ना होगा और आपको उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि एक्सपोज वो हो भी चुके हैं, लेकिन एक्सपोज होने के बाद भी उनका जो फॉलोइंग लिस्ट है वो कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी फॉलोइंग लिस्ट उनके अपने काम पे नहीं है, आपकी नफरत की बुनियाद पे है। अगला सवाल रेहान साहब का है, रेहान आलम खान, और उसके बाद एहतशाम भाई आप सवाल कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं सुन रहा था और काफी आपकी जो भी गुफ्तगू अब तक की रही है बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के तौर पे ली जा रही है सभी लोगों के जरिए। मेरे एक दो छोटे बड़े जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बहुत सारे हज़रात हमारी कम्युनिटी के बहुत सारी रिलीजियस चीजें डालते रहते हैं। हम लोगों की अपनी एक टेक है उस पे कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल एक्सपर्ट, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये एक सवाल मेरा है कि ताकि एक फार एंड वाइड मैसेज एक यूनिवर्सली जाए कि भाई ये चीज सही है और ये गलत है और उसके व्हाट आर द बेसिस ऑन दैट। तो पहले आप इसका जवाब दे दें मुझे। और दूसरी चीज जो आपने कई सारी चीजें मैंने नोटिस किया कि यू आर अवॉइडिंग टू आंसर ऑन दिस जनरल पब्लिक फोरम, सो आई वुड लाइक टू हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड मैं कुछ आपसे पर्सनल लेवल पे बात करना चाहूंगा बाद में। मैं अपना नंबर मैं अभी फिर रिक्वेस्ट करूंगा। दानिश भाई हैं, डॉक्टर जिया हैं, मेरे बड़े भाई हैं लोग, और आकिफ हैं भाई हैं, वो नंबर वो मेरा आप प्लीज मेरा नंबर शेयर आकिफ आप सबके साथ नंबर शेयर कर देंगे। आप इनका सवाल का जवाब दे दें एहतशाम भाई, इसके बाद आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। जहां तक रिलीजियस इंफॉर्मेशन और डेटा को पब्लिश करने की बात है, टेक्निकली मुझे कोई बुराई नहीं लगती क्योंकि इसमें कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन आपका फंडामेंटल राइट है दैट यू कैन प्रीच योर रिलीजन, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन हमें वो अवॉइड करना चाहिए कि जिससे कि कोई मतलब फायदा कम हो और नुकसान ज्यादा हो रहा हो। हिकमत भी बहुत बड़ी चीज है। खैर मैं इसका स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बहुत इस मामले में बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा जाहिल मानता हूँ। तो मैं सिर्फ मेरा ओरिएंटेशन जो है वो लॉ पर, मैं लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं, इसलिए मैं जरा डरता हूँ इन चीजों पे बात करने के लिए। तो आप कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती। जैसे हम लोग भी देखते रहते हैं बहुत सारे, जैसे कुछ हैंडल है वो डेली हदीस है, तो हदीस एक रोज मिल जाती है पढ़ने के लिए, तो ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल कि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ओपन पब्लिक में हमारे तरफ से भी काफी, हमारी कम्युनिटी के लोग, हमें कोई बुराई, हमें शर्म नहीं आती अपने लोगों के बात, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे बारे में बुरा कहने के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा हैट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने पूछा, जो आपका दूसरा सवाल था, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। एक हजरत में बीच में एक मुझे बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं कि कैन वी गेट सम प्रॉफिट आफ्टर फाइलिंग अ डिफेमेशन, सो आई एम गेटिंग अ रिपीटेड रिमाइंडर, सो आई कैन से यू यस यू कैन, फॉर दैट यू हैव टू फाइल अ सिविल डिफेमेशन, so you can file 10 lakh 50 lakh 20 lakh
for liquidated damages and compensation, of course you can, but bear in mind that you have to pay the court fee for the civil defamation. So court fee depends on every state, right? दिल्ली में अलग है, पंजाब में अलग है, यूपी में अलग है. तो आप फाइल करें और आपका अगर मुकदमा आप जीत जाओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे. हमने लिए पैसे कुछ लोगों से, कुछ तो नहीं, एक दो लोगों से लिए हैं हमने डिफेमेशन में भी जी. वो जाती मामला था, मतलब इसमें कोई ऐसा मामला, वो पैसे लोग दे जाते हैं, ऐसा नहीं है जी. थैंक यू फारूक साहब जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. फरूक साहब, मैंने पहली बार आपको सुना है और मैं इस फोरम पे जो है पहली बार आया हूँ मैं, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत ही बेहतर और तफसील के साथ जो है इस मौजू पर रोशनी डाली है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जहाँ तक FIR दर्ज करने की बात है इंडिविजुअल की, तो इसमें सब लोगों को मुहारत नहीं होती और इसके भी एक अपना जो है FIR डालने का भी एक अपना एक जो है वो आर्ट होता है. तो मेरा अपना ख्याल है कि जैसे बीजेपी का है उसका एक अपना IT सेल है और इसमें इसके जो है बहुत ही IT एक्सपर्ट्स लोग जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं सारी न्यूज़ को. जो फेक न्यूज़ फैलाना है या हेट न्यूज़ फैलाना है तो इनके लोग होते हैं. तो क्या ऐसा कोई हम मुस्लिम जो है वो IT सेल कायम कर सकते हैं जो इनका जवाब जो है इफेक्टिवली तौर पे दे सके, और उसके सिलसिले में जो कुछ भी समझे नहीं हम लोग NRI से जो बन पड़ेगा समझे नहीं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे. मैं अच्छा सवाल है, मैं जरा इसका जवाब दे दूं. जज़ाकल्लाह, आपने मेरी बात सुनी. देखिए ऐसा है कि IT सेल में हम लोगों को अपने रिसोर्सेज नहीं खराब करने चाहिए. हमें लगता है कि हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी ज़रूरियात हैं जो जिस पे हमारा अटेंशन होना चाहिए. हमारे मुल्क में हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो हमारे सबसे बड़े जो उस चीज़ के मुश्किल, क्यों मैं बताता हूँ आपको. हम इनसे प्रोपेगेंडा लड़ाई तो कर नहीं रहे. हमारा दिल ये जानता है कि हम पॉजिटिव लोग हैं, हमें काम करना है, हमें प्रोपेगेंडा नहीं करना. तो उसका तरीका क्या है कि FIR, मैंने आपसे एक बात शुरू में कही थी कि ये काम आपका नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं, ये काम लॉयर का है. और लॉयर हायर कीजिए. हर शहर में, हर मोहल्ले में वकील तो जितने आजकल परचून की दुकान है उतने हम वकील ही मिल जाएंगे आपको. तो आप वकील हायर कीजिए और वकील को फीस दीजिए और वकील से मुकदमा कराइए. उसका काम है FIR लिखना, मुकदमे की तरह लड़ना. ये मेरा सबमिशन है. और इनसे हम प्रोपेगेंडा में कभी नहीं जीत पाएंगे और हमें करना भी नहीं, हमें अल्लाह महफूज रखे. और जहां तक ये हेट न्यूज और फेक न्यूज की बात है, देखिए ऐसे जिम्मेदार लोग हैं इस मुल्क में और बहुत हर कम्युनिटी में लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी में ज्यादा लोग हैं जो उन चीजों को निकालते हैं और निकाल के उसको वो करते हैं, उससे कन्फ्रंट करते हैं कि आप ये झूठ बोल रहे हैं. तो ये इंडिविजुअल लेवल पे काम है ये चीजें. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको इसमें देखिए CAA के वक्त में एक चीजें बहुत मेरे पास टेलीफोन आए. मैं एक दिन में नैनीताल जा रहा था, मेरे पास एक टेलीफोन आया रात में कि साहब बहरीन से, और वो शायद चूंकि मैं अलीगढ़ में था, सेक्रेटरी था, तो मुझे जानते हो मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. उन्होंने कहा कि फरूक भाई हमें ये खबर लगी है कि वो बहुत लोग अरेस्ट है और हम लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं. तो हमें ये बताया गया कि 15,000 रुपए पर आदमी पे बेल का अखराजात आएगा, तो हम लोग यहाँ पैसा कलेक्ट करके भेज रहे हैं. मेरे कान खड़े हो गए. मैं भाई क्या बात कर रहे हो, 15,000 रुपए बेल का खर्चे क्यों आ रहा हो? जब तक उनका फोन आया था सारे लोगों को जमानत मिल चुकी थी, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ कांग्रेस पार्टी वगैरह के लोग थे जो लखनऊ वगैरह में. और मैंने कहा सबके मुकदमे लड़े जा रहे हैं, सब लोग मुकदमे लड़ रहे हैं. तो इस तरह, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज एक अपना ऑडियो या वीडियो मैसेज बना के भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्राउड फंडिंग चल रही है. क्राउड फंडिंग से बहुत परहेज कीजिए, बहुत परहेज कीजिए. ये चीजें बड़ी खतरनाक है. आप नहीं जानते, आप तो नेक नीति में पैसा दे रहे हैं, आप नहीं जानते हो पैसा कहाँ जा रहा है. इसलिए क्राउड फंडिंग से परहेज कीजिए. अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाइए, उनकी इमदाद कीजिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब के लोग हो, वो जरूरतमंद हैं, एजुकेशन है, शादी है, मुकदमा जो भी है. तो क्राउड फंडिंग से बहुत हमें बचना है और इन चीजों का ख्याल रखना है कि क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, हम कुछ केसेस कर रहे हैं कि जहां इस एंगल पे भी तफ्तीश हो रही है. जी. डॉक्टर सैयद उबैदुल्लाह जुनैद प्लीज, और उसके बाद मैडम ऐमान रिजवी, इफ यू कुड पॉसिबली बी रेडी as soon as the question is finished. Thank you. Good morning. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
Thank you so much, Dr. Farooq, and thank you, Dr. Salman, for inviting me for this attending lecture. So मेरी सोच बदल गई आज कि कैसा कि कहावत थी कि जब वकील पैदा होता तो शैतान कहता कि हम भी साहिब औलाद हुए। तो आज मालूम है कि डॉक्टर फारूक के साथ कैसे फरिश्ते भी जो पैदा होते हैं माशाल्लाह। सो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कई फरिश्ते जो वकील भी जो फरिश्ते की तरह काम कर सकते हैं। सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमान काफ़ी परेशान हैं कि we don't know which liar we can trust, which liar we can guide us, because हम जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए, हो सकता है कि यही वकील हमारे खिलाफ में किसी और हमारे अपोनेंट पार्टी से पैसा लेकर हमारे खिलाफ काम कर सके। सो हमें ऐसी जो नेशनल लेवल पर ऐसी फर्म, लीगल फर्म चाहिए जिसपे मुसलमान ट्रस्ट कर सके, ये लॉ फर्म है जिसपे जो है हम हमको भरोसा कर सकते हैं, दे कैन लीड अस। बिकॉज देखा जाएगा कि सीए में कई वकील आके बात कर रहे थे, मतलब हमको नहीं मालूम कि एट द एंड ऑफ द डे कि ये कौन पार्टी के साथ में है। सो हमें ये चाहिए कि लीगल फर्म नेशनल लेवल पे फॉर्म हो ताकि एक बॉडी बने जिसपे मुसलमान ट्रस्ट कर सके कि वी कैन ट्रस्ट देम एंड दे कैन गाइड अस। रिगार्डिंग दिस एफआईआर फॉर्म करने के लिए, बिकॉज आई एम डॉक्टर सर्जन, सर्जन कैन नॉट आस्क द सिस्टर टू ऑपरेट, सो आई कैन नॉट, लेमैन कैन नॉट डू एफआईआर। उसके लिए शेख हमें चाहिए कि हर मोहल्ले में आपकी बॉडी जो बनेगी वो उसको अपॉइंट किया जाए कि ये बंदा जो है ही कैन डू एफआईआर विदाउट एनी चार्ज, समथिंग लाइक दिस। थर्ड थिंग, बिकॉज ना आजकल जो है लीगल अवेयरनेस की काफी इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि लीगल अवेयरनेस एजुकेशन स्टार्ट कीजिए नेशनल लेवल पे, ताकि सोशल एक्टिविटीज लोग हैं उनको कुछ ना कुछ लॉ के बारे में मालूम है, ताकि व्हेन दे वांट टॉक अबाउट समथिंग दे हैव सम स्ट्रांग एविडेंस कि दे नो द लॉ। तो इस तरह की मेरी सोच थी, आपके सामने रख रहा हूँ, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। जी जरूर, इंशाल्लाह। आपने कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, और अगर आप अलीगढ़ के हमारे सीनियर है दोनों के, वो अकबर इलाहाबादी का शेर तो खैर काफी बड़ा यूनिवर्सल शेर है। तो खैर लॉयर कभी फरिश्ता तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा इस बारे में मैं क्या बोलूं, जिया भाई बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बोलेंगे। चलिए, आधी रात का वक्त हो चुका है तो आप सही बोलेंगे। अगर आपको कुछ इस बात का जवाब देना है तो दे दीजिए, वरना जो है ऐमन रिजवी आपसे सवाल करेंगी। मैं बस इसका जवाब दे दूं कि जहां तक ट्रस्ट करने की बात है, लॉयर पे ट्रस्ट करने की बात है, देखिए किसको चुने, प्लीज अवॉइड पॉलिटिकल शॉट्स। डोंट गो फॉर अ लॉयर who only want to gain publicity out of any matter. Please don't go with them. उनके बारे में रिसर्च करें कि कितने मुकदमे लड़े हैं। वकील सिर्फ इन काला कोट पहन के नेतागिरी करने वाले हैं या वाकई में वकील हैं? वकील वो है जो सिर्फ वकालत करता है। एक्सेप्शंस अलग हैं, मैं सिब्बल की बात नहीं कर रहा हूँ साहब की, या मैं अरुण जेटली साहब की बात नहीं कर रहा हूँ लेट, वो लोग एक्सेप्शंस थे, राइट? तो आप उनको सर्च करें, और इस पे कोई, देखिए इज्तिमाई लेवल पे बात बहुत हमारे यहाँ चीजें बनती हैं, होती नहीं है। तो मैं इनफरादी लेवल पे अगर आपको किसी को हेल्प करनी है, मुकदमा लड़ना है, लड़ाना, उसको कहें कि शहर के जो बड़े वकील हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल नहीं है, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, हर शहर में होते, उनको आप हायर करें और उनसे करें। अगर मुझसे आपको कोई मदद चाहिए किसी शहर में ट्रस्टेड लॉयर प्रोक्यूर करने के लिए सोर्स, तो मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करूंगा। जी ऐमन रिजवी प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ऐमन है and I'm a lawyer from Amity, Noida, and I'm based in Saudi. My question is basically regarding the reconciliation between policies of social media platforms and the laws of the country, in the sense that recently Mark Zuckerberg used the example of one very prominent face of the Northeast Delhi riot as an example to show that this is what constitutes hate speech, right? So this is what the Facebook guidelines are. This is what a social media policy dictates, that this is what this is. However, there has been no action in terms of the laws of that country to take some kind of cognizance of what has been done. Whereas on the other hand, there was a case of this teacher from, I believe it was in Telangana, who highlighted certain shortcomings of the government in the case of a certain gas leak of a plant in which people also died. So the question comes, as people, especially for NRI communities who use online platforms to voice their opinions, so where does the reconciliation lie between social media policy and the laws of the country? Thank you. Next question would be from Mr. Sheikh, please. Sorry, Farooq. Next would be from Mr. Sheikh. Yeah, so Farooq, you could answer it, please. Yes. Assalamu alaikum. Mr. Sheikh, अभी रुक जाइए सवाल आपका, let Farooq answer, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, please. Thank you. जी. This is very important question which my sister has just raised. You know, on a policy level,
there is a huge, I would say rather, there's a crisis at end of the courts as well, that how to enforce and implement and how to enforce and implement and how to sync it. You know, if you have heard, there's a case of very renowned senior counsel, Sanjay Hegde. His Twitter account was suspended and he has challenged that particular issue, what exactly you are saying in Delhi High Court. So the matter is currently pending, is sub judice. So we are expecting that something interesting would definitely come out of that litigation. As of now, you have to be very cautious what you are writing on the social media. This outrage with regards to that who is being picked up and who are being deliberately left despite all, you know, their motor mouth capacities and their hate mongering. We all know what is happening. So it's a political dimensional question. And of course, though it is a political legal mix, but it's more political than legal. Whereas, Abhi, you would have recently heard that a very senior journalist, Ms. Sharma, she has been booked by Varanasi police because she has reported a story on the constituency that adopted village of the Prime Minister, the Honorable Prime Minister. She has been booked by Varanasi police. Of late, you would have heard that a journalist who published a story with regards to that salt and some dal, salt, what was roti was there. So these all things were there, and he was taken into custody. So there was an outrage, but these days courts are not interested in taking on. So as far as the harmonization part is concerned, we have to understand while writing any post on the social media that we are not writing. We have to be extra. We have to take extra precaution, abundant precaution. So, nevertheless, whatever you are writing, you cannot claim that you cannot claim complete exoneration from any such liability, because what we are seeing that people are being picked up for the post which does not violate any law, any norms of this country, right? But they are being arrested on the basis of the FIR. After that, they get bail. They are not convicted. But this is the system. This is pending in Sanjay, exactly the question which you have asked. This is currently pending in the Mr. Sanjay Hegde petition, which is pending before Delhi High Court. So let's wait what the court come up with. Rest, it is a matter of a very long debate. तो कभी अगर इसी पे बात होगी तो किया जाएगा. मैंने भी काफी काम किया है इस पे वैसे. जी. Next question is Mr. Sheikh, if you could possibly start the question. Farooq, there is a question coming in. I think that's time for you to advertise about your Vakil Sahab wali baat, because there's somebody asking कि जैसे फैजान मुस्तफा ने अपना channel शुरू किया है. I think you should also tell them about your channel so that people can go and subscribe. And I would also request you to kindly spell out your telephone number so that everybody could possibly note down whosoever is interested. Mr. Sheikh, if your question. Yeah. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Mashallah, I appreciate your determination to help the people as an individual capacity as a lawyer. But Dr. Farooq Saab, we need a group of like-minded advocates to form a platform and establish an organized and collective efforts of legal teams so that if anyone who would like to file a case, they could get a guidance and legal support. Yeah, I completely understand your concerns, and I appreciate that. My personal experience is a bit different, I have seen that this group litigation is not going to work. It's not working. Kahin kaam kar raha hoga, I can say this as well. But my personal experience is very negative to that effect. So that's why I keep on requesting people that if they have trust on their certain group lawyering system, they of course they can go and they can approach them. Otherwise, they should rather prefer to hire their individual lawyer. They should source their own lawyer on the city where they intend to file any case or to defend any litigation, because this group litigation is something which is not practically feasible. I can tell this from my experience as a lawyering for like 13 years down the line. Ji.
Doctor, group litigation, I mean to say, I want to have a team of advocates like you, who have the same jazba like you, and who would like to serve the society and serve the nation to fight this fake news and the hate news. So if we have some people like this, a platform, so the people can go and approach them, even individually. But we should have a platform. असल में मसला क्या है? Let me answer this in a different way. आपने अगर 3-4 वकीलों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो फिर वहां पे वो क्या होगा, नजारा क्या होगा? You can't expect, because it is a very type of a different thing unless they work in a team. होगा क्या? मेरा इरादा कुछ और है काम करने का. My orientation is different. The other person has unless the person in the group are so well connected, the mental wavelength matches, the group litigation does not work. I have seen this personally, and I will tell you the examples. You just one of our elders senior just cited the case of Muzaffarnagar, the Muzaffarnagar rights cases, rape cases, robbery cases. Those all cases, majority of them, with my great regards to lawyers defending them, were destroyed, are on the verge of finishing due to the group lawyering concept. That's why my experience says, बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, but my experience says that it is not feasible. Please hire a professional lawyer. Let his team work. I will tell you, like you have hired me, I have my own team. Let my team under my supervision work. So you hire Mr. X, let his team work with him. Thank you very much, Bakhar. I think back to you. Good morning, Farrukh. It's well past midnight, so I think you're already in the next state. So Bakhar, now back to you. So we conclude our program here, and Dr. Saab, Farrukh bhai, thank you very much for giving your precious time to us. मैं इसके बाद आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली और बहुत मुफीद मालूमात फराहम की, एक गाइडेंस आपने फराहम की. इन मामलात में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो असर अपना दिखाती हैं चीज़ें, और हमें उम्मीद है कि मुआशरा अगर हम इस गाइडलाइंस को पर अमल करें और इन बातों का ख्याल रखें तो धीरे धीरे मुआशरा बेहतर होगा ज़रूर, और समाज में मोहब्बत, भाईचारगी और अमन व क़ुव्वत का एक माहौल पैदा होगा. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने की हैसियत से तो हमारे लिए एक मशवरा सर सैयद अहमद खां हैं कि जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की एक दुल्हन की 2 आँखों की तरह हैं, और अगर उनमें से किसी एक आँख में कोई खराबी पैदा होती है तो वो उस आँख की खराबी नहीं बल्कि दुल्हन की खराबी मानी जाती है. तो अगर इंडिया में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में तफरका पैदा करते हैं और उनकी वजह से एक बदअमनी मुआशरा तश्कील पाता है, तो वो एक हिंदुस्तान को बहुत पीछे ले जाता है और उसकी तनज़ुली का बाइस बनता है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें. इसके साथ हम आज इस वेबिनार का इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह आपको फिर किसी दूसरे मौजू के साथ ज़हमत दी जाएगी. उम्मीद है आप हमारी गुजारिश पर लब्बैक कहेंगे और अपना वक्त निकालेंगे. मैं तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पैनल में या उसके अलावा जो अटेंडीज़ हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छे मौजू के साथ और अपनी कहना चाहिए कि काफ़ी पेशेंस के साथ इसको सुना, और उम्मीद है कि इसमें से कुछ हमने हासिल किया और उसमें हम उस पर अमल कर सकेंगे. किसी दूसरे प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. Yes. I'll just point out my number. They're messaging. My number is 9971786060. I repeat, 9971786060, and my email is FARRUKH, that is Farrukh, at Diwan, 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 and then advocates, ADVOCATES, Farrukh at diwanadvocates.com. Thank you. आप अपना चैनल के बारे में बता दीजिए ना, ताकि लोग उस पे आ जाएंगे. वो चैनल नहीं है, वो तो एक न्यूज़ 18 का प्रोग्राम आता है ना वकील साहब, वो कल सैटरडे में आता है 3 से 4 यहाँ इंडिया के वक्त में. जी चलिए. बाकी मैं हूँ अवेलेबल. मैं कोई इतना टॉप शॉट आदमी नहीं हूँ, बहुत जमीन का आदमी हूँ. आप लोगों को कोई भी कभी कोई चीज पूछनी हो तो आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है आंसर देने में, पर दूंगा जरूर इंशाल्लाह.
शुक्रिया डॉक्टर साहब, फर्रुख साहब, और खास तौर से शुक्रिया दानिश भाई का कि उन्होंने वक्त दिया और इस प्रोग्राम को संभाला और एक होस्ट की यहाँ पर फराइज अंजाम दिए। आकिफ नईम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आज हम इस प्रोग्राम में शामिल हो सके, और इसके ही साथ हम इसका इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे शहरी और एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह, या उसके अलावा आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का एक अच्छा शहरी और एक अच्छे रेसिडेंट की तरह अपना फर्ज निभाते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शब बखैर, खुदा हाफिज। I'm ending it now, so if you could possibly. Yeah. Thank you very much. Thank you very much.